इस वक्त की बड़ी खबर अमरावती तशद्दुद मामला। बीजेपी लीडर अनिल बोंडे और तुषार भारती के खिलाफ दोबारा मुकदमा दर्ज किया गया है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अमरावती तशद्दुद मामले को लेकर के बीजेपी लीडर अनिल बोंडे और तुषार भारती के खिलाफ दोबारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के खिलाफ दोबारा मुकदमा दर्ज किया गया है। अमरावती में बंद की कॉल त्रिपुरा तशद्दुद के हवाले से दी गई थी और उसके बाद बीजेपी ने भी बंद की कॉल दी। अब बीजेपी बंद कॉल के दौरान तशद्दुद बरपा हुआ, अक़लियतों के कई ऐसी दुकानें जिनको नुकसान पहुंचाया गया। वहीं बीजेपी लीडर अनिल बोंडे पर यह इल्जाम लगा कि उन्होंने ही बंद की कॉल दी थी और ये भी कि इश्तियाल अंगेज बयान दिया था। इस हवाले से अनिल बोंडे की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन बाद में उनकी बेल हो गई। अब दोबारा से मुकदमा दर्ज हो गया है। हमारे नुमाइंदे कमर काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। एक बार फिर जो है अनिल बोंडे और तुषार भारती पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कमर जी मुनज़्ज़र, जैसे कि आप जानते हैं कि अमरावती में जो है हालात 13 नवंबर को कशीदा हो गए थे। उस वक्त जब अनिल बोंडे यहाँ पर 12 नवंबर को जो एहतजाजी रैली निकाली गई थी, उस वक्त जो है अनिल बोंडे मुंबई में थे, लेकिन आते वक्त उन्होंने उसी वक्त फौरी तौर पर जो है अमरावती आने का फैसला किया और ट्रेन में से ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया था, जिसके बाद उन्होंने मतलब लोगों से अपील की थी उस वीडियो में कि वो राजकमल चौक जो अमरावती का अहम चौक है वहां पर जमा हो जाए। उसके बाद मुख्तलिफ हिंदू तंजीमें के अहदेदारान और कारकुनान बड़े पैमाने पर जो है राजकमल चौक पर जमा हुए और उसके बाद जो है देखते ही देखते जो है एक जम्मे जफीर वहां पर हुजूम जो है वहां पर जमा हो गया राजकमल का, और वो जो है फसाद फूट पड़ा। उसके बाद कई अक़लियती तबके की दुकानों को निशाना बनाया गया और शहर के हालात कशीदा हो गए, जिसको लेकर अनिल बोंडे पर जो है इससे पहले मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसी तरह कल जो है इसी साबिक वजीर जो है परवीन पोटे, जो अभी कौमी साज के असेंबली के रुकन है, उन पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया था और कल उन्हें हिरासत में लिया गया था। आज दोबारा से जो है अनिल बोंडे पर और उनके साथ तुषार भारती पर मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। दोबारा किसी वक्त जो है गिरफ्तार किया जा सकता है अनिल बोंडे को इश्तियाल अंगेज तकरीर देने पर। बेहद शुक्रिया कमर आपका। आगे बढ़ते हैं। शरद पवार ने अनिल देशमुख मामले पर बीजेपी पर हमला किया है। शरद पवार ने कहा कि देशमुख जितने वक्त जेल में गुजार रहे हैं, एक एक घंटे की कीमत आज न कल वसूल की जाएगी। शरद पवार का मजीद कहना है कि इंतकामी सियासत का दौर रहा है। पवार ने कहा कि इक़्तिदार का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। पवार ने अनिल देशमुख पर इल्जामात लगाने वाले साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाकर वो फरार हो गए हैं। बार बार समन जारी किए जाने के बावजूद वो हाजिर नहीं हो रहे हैं और अनिल देशमुख जेल में है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई समेत दीगर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कोणत्या देशात गेला माहिती नाही, कुठं राहतो माहिती नाही, या ठिकाणी समन्स काढलं तर त्याला हजर राहत नाही आणि एका आयोगाच्या समोर त्यांना विचारणा केली की तुम्हाला या संबंधी अनिल बाबूच्या संबंधी काय म्हणायचं। शिवसेना लीडर संजय राउत ने शरद पवार के बयान की तायीद की है। सबको हिसाब चुकाना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे लोगों को राजनीतिक बदले की भावना से गलत इल्ज़ाम लगा के, गलत एविडेंस बना के या तो जेल भेजा जाता है या केंद्रीय जांच एजेंसी टॉर्चर कर रही है, उसमें से हम भी गए हैं। लेकिन हमने ये कहा कि हम डरने वाले नहीं, सबको पूरा हिसाब चुकाना पड़ेगा। पवार साहब ने जो कहा है उसको मैं एंडोर्स करता हूँ। क्या गलत क्या सही उस बारे में देश में सबसे ज़्यादा जानने वाले पवार साहब हैं। पवार साहब कभी भी गलत बात नहीं करते। ये आपने देखा होगा
और पवार साहब जब बात करते हैं उनके ऊपर लोग विश्वास भी रखते हैं। ये किसी को चैलेंज नहीं होता है, अगर कोई सच बात है, अन्याय के खिलाफ बात उठाना, ये किसी प्रधानमंत्री के ऊपर चैलेंज नहीं। लेकिन सच अगर पवार साहब ने कहा है, सत्य कहा है, तो लोग ये बात अब धीरे धीरे उसके बारे में सोचेंगे और बोलेंगे। शरद पवार ने बयान दिया है और उनका कहना है कि जितने भी घंटे, जितना भी वक्त अनिल देशमुख जेल में गुजारेंगे उसका हिसाब बीजेपी से लिया जाएगा। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हिसाब लिया जाएगा, एक एक घंटे का हिसाब रखा जाएगा। शरद पवार जैसे लीडर जब ऐसा बयान देते हैं तो इंटेंसिटी मामले की और भी ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, निश्चित तौर पर एनसीपी के सुप्रीमो महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ने नागपुर में बीजेपी को जमकर बरसे। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी के हर दिन हर घंटे की कीमत वसूलेंगे। शरद पवार ने एक सभा को संबोधित करते हुए बताया कि केंद्रीय एजेंसियों के विरुद्ध इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा रहे, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है और सत्ता हाथ से निकल जाने से कुछ लोग जो है अस्वस्थ हैं, इसलिए दिल्ली की मदद से महाराष्ट्र की सरकार गिराने के प्रयास लगातार कुछ लोग कर रहे हैं। एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना के नेतृत्व को और सहयोगियों को विभिन्न सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर जो है परेशान किया जा रहा है। अनिल देशमुख मामले में उन्होंने ये कहा कि उनको क्लीन चिट देते बताया कि अनिल देशमुख का मामला ऐसा है, दे दीजिए। एक दिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर मेरे पास आए और कहा कि अनिल देशमुख के बारे में मेरी एक शिकायत है और सीएम को भी मैंने इस बारे में अवगत कराया है और मैं आपको बताने आया हूँ। मैंने कहा कि क्या शिकायत है, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कहा गया है। तब मैंने कहा ये संभव नहीं है, क्या आपने उस पर अमल किया? तो उन्होंने कहा नहीं। तो अब मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर उस पर अमल ही नहीं हुआ तो अनिल बाबू का क्या दोष है। जब ये बात अनिल देशमुख पता चली तब वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है, जब तक इस मामले में सच सामने नहीं आया तब तक मैं सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी परमवीर सिंह जब उनके पास आए शरद पवार के पास, उन्होंने वो बात भी बताई सभा में और अनिल देशमुख ने क्या कहा शरद पवार को वो बात भी उन्होंने बताई। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये खुले तौर पे जो है बीजेपी को चुनौती है कि हर घंटे, हर एक एक दिन का, हर समय का हिसाब लिया जाएगा। यानी ये जो वॉर है, मतलब महाविकास अघाड़ी वर्सेस बीजेपी, ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बिल्कुल, और अब इस मामले को लेकर के संजय राउत ने भी बयान दिया, तो सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा है कि किसी तरह से बीजेपी जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमलावर हो रही है एजेंसीज के तौर पर, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इसका हिसाब जो है पूरी तरह से लिया जाएगा। इंतकामी कार्रवाई की बात खुले में की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से शरद पवार ने ये भी कहा कि जिस मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है वो अधिकारी अब कहाँ है, क्योंकि राज्य सरकार ने उस अधिकारी को भगोड़ा घोषित कर दिया है और कहाँ गायब है पता नहीं, कौन से देश में ये भी मालूम नहीं है। समन्स पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। तो एक जांच आयोग ने उनसे पूछा कि अनिल देशमुख के बारे में क्या कहना चाहते, तो उन्होंने लिखित में कहा, बताया कुछ नहीं। तो जो आरोपी आरोप लगा रहा है वो आदमी जो है गायब है, वो न्यायालय के सामने आ नहीं रहा है। न्यायालय ने उसे भगोड़ा जो है साबित कर दिया है। तो ऐसे में आरोप लगाने वाला ही जब बाहर है तो जिस पे आरोप लगा उसको आप जेल में डाल दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है और इस पूरे मामले को लेकर जो है एक एक पल का हिसाब किताब जो है लिया जाएगा। इस तरह के जो संकेत हैं वो शरद पवार ने बीजेपी को दे दिए हैं। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सरहदी तनाजे पर हिंद चीन के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC की वर्चुअल मीटिंग आज होगी। जराये के मुताबिक इस मीटिंग में हॉट स्प्रिंग्स और डेस्पोंग से फौज की वापसी समेत दीगर मुद्दों पर बातचीत होगी। ख्याल रहे कि हिंद और चीन के दरमियान सीनियर कमांडर के बीच मुज़ाकरात 10 अक्टूबर को हुए थे। उसके बाद दोनों हमसाया मुल्कों के बीच बातचीत तातुल का शिकार है। वाज़ेह रहे कि दोनों जानिब के फौजी कमांडर्स की 13वीं मीटिंग के दौरान चीन की फौज ने अप्रैल 2020 की पोजीशन पर मुस्तकिल तौर पर वापसी से इनकार कर दिया था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंच चुके हैं, जहां वो आज मशरक़ी लद्दाख के रिजोंगलॉ में नौतामीर शुदा जंगी यादगार का इफ्तिताह करेंगे। हिंदुस्तानी फौजियों ने 1962 में चीनी फौज का बहादुरी से मुकाबला किया था। जराये के मुताबिक यादगार का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर दिफा खित्ते में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े के पस मंजर में फौज के आला कमांडरों के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी लद्दाख के दौरे के दौरान वज़ीर दिफा के साथ मौजूद रहेंगे। वाज़ेह हो कि आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने रिजिंगलॉ में होने वाली तकरीब में शिरकत नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो इसराइल के 5 रोज़ा दौरे पर हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिडनी वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तरक्की कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी, इर्तिका और इंकलाब के हवाले से खिताब किया। पीएम ने कहा कि डिजिटल के हवाले से भारत माशी, सियासी और समाजी मैदान में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के इश्तराक से भारत को मजीद तरक्की देने की बात कही। I congratulate the Sydney Dialogue for its focus on emerging critical and cyber technologies. Friends, we are in a time of change that happens once in an era. India is ready to work with partners for our shared prosperity and security. India's digital revolution is rooted in our democracy, our demography, and the scale of our economy. It is powered by enterprise and innovation of our youth. We are turning the challenges of the past into an opportunity to take a leap into the future. I am confident that the Sydney Dialogue will be a wonderful platform to help us shape our partnership for this age and fulfill our responsibility to the future of our nations and the world. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली एनसीआर में फजाई आलूदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलूदगी की वजह से अवाम को मुख्तलिफ तरह की परेशानियों का सामना है। आंखों में जलन और सांस में तकलीफ हो रही है। आज भी AQI इंतहाई खराब के जुमरे में है। सुबह AQI लेवल 362 दर्ज किया गया। बढ़ती फजाई आलूदगी को कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। देखिए, अभी तो पॉल्यूशन तो है, वो सबको दिख ही रहा है। ऑब्वियसली सब बोलते हैं कि घर के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, बट अब घर के अंदर भी रह के क्या होगा? रहना जब दिल्ली के अंदर ही है, रोजी रोटी जब यहीं पे है, तब जो भी है इसी को झेल रहे हैं। अब फिजिकल एक्टिविटी अगर बिल्कुल ही बंद करें तो वो भी तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना देर थोड़ा 15-20 मिनट जितना भी बिता के अपना निकल लेते हैं तुरंत। सब जब तक आप व्हीकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। व्हीकुलर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और प्राइवेट गाड़ियों में ना जाए, क्योंकि एक गाड़ी में एक आदमी जाता है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में एक गाड़ी में 30, 40, 50 लोग बैठ के जाते हैं। तो उससे नेचुरली और फिर वो सारी गाड़ियाँ जो ट्रांसपोर्ट की है वो CNG से चल रही है। क्लीन एयर है वो। भूरेलाल जी ने जो लागू किया था वो क्लीन एयर का, वो जो है बहुत अच्छा है वो। तो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इससे पोल्यूशन नेचुरली कम हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसका जो ट्रैफिक है, जो जितना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली में, आप देखो सुबह मतलब 24 घंटे ट्रैफिक चलता ही रहता है, और ट्रैफिक जाम, और जो ये गाड़ियाँ हैं, कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं, ये डीजल पे इतना धुआं छोड़ती है, इनका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इनको। दिल्ली का प्रदूषण लेवल लगातार गिरता ही जा रहा है। आज भी दिल्ली के अगर हम AQI की बात करें तो AQI दिल्ली में 400 के पार चला गया है। इस समय आप देख सकते हैं सुबह का समय है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो AQI है वो अलग अलग है, लेकिन सभी जगह दिल्ली का जो AQI है वो 400 के पार है। दिल्ली NCR में सभी जगह यह हाल है। प्रदूषण लेवल लगातार गिरता जा रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी दिल्ली, हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रदूषण पे कोई कड़े कदम उठाइए, सिर्फ बैठकों से काम नहीं चलेगा। और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि क्यों ना जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन पर रोक लगा दी गए और वर्क फ्रॉम होम लोगों को दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम देने पर सहमति नहीं जताई है। उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया जा सकता है। और साथ ही जो ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो प्रदूषण लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें
केंद्र सरकार ने लोगों को कार पूलिंग की सलाह दी है कि लोग कार पूल करके जाएं और साथ ही प्रदूषण लेवल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये भी कहा है कि गाड़ियों को अगर ज़रूरी ना हो तो सड़कों पर गाड़ियां जो हैं उनको कम निकालें, लोग कार पूलिंग करें और साथ ही मास्क पहने। इसके साथ ही दिल्ली सरकार लगातार जो है पानी का छिड़काव भी लगातार करती जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन प्रदूषण लेवल पे अभी कोई खास जो कमी है वो देखने को नहीं मिली है। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में आज कोरोना के 11,919 नए मामलों की तस्दीक, 1,28,762 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम जारी है, जिसके तहत मुल्क में 113 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आजकल अलामा इकबाल के इस शेर का मिस्दाक गुरुग्राम के गुरु सिंह सभा है, जिसने फिरका वाराना हमाहंगी की शानदार मिसाल पेश की है। देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक तरफ खुले आसमान के तले नमाज़े जुमा अदा की जाने के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो दूसरी तरफ भाईचारा बरकरार रखने की कोशिशें भी जारी हैं। इस हवाले से गुरु संघ सभा ने गुरु पर्व से पहले फिरका वाराना हमाहंगी की एक शानदार मिसाल पेश की है। गुरु संघ सभा की जानिब से अपील की गई है कि अगर मुसलमान भाई चाहें तो कोविड गाइडलाइंस के तहत हमारे गुरुद्वारों में नमाज़े जुमा अदा कर सकते हैं। वहीं सभा के सदर शेरगिल सिद्धू ने कहा कि ये पहल कोई नई पहल नहीं है, इससे पहले भी अमृतसर के हरमिंदर साहब में नमाज़े जुमा अदा की जाती रही है। देखो, ये नमाज का जो इन्होंने इशू बना रखा है, जब इलेक्शन पास आते हैं, अभी देखना यूपी का और पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, तब जो नमाज पढ़ रहे हैं वो जायज़ हो जाएगी, जब इलेक्शन चले जाते हैं तब वो नाजायज़ हो जाते हैं। ये हमारा जो भारत है ना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ जी, अगर उनको जरूरत पड़े तो हम देना पड़ेगा ना सर, हमें अगर हम उनको इजाज़त देंगे तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं। देखो, हमारे श्री दरबार साहब जो अमृतसर में, जिसको लोग स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका एक्चुअली नाम श्री दरबार साहब है, वहाँ पे भी लोग नमाज पढ़ते हैं। मैं ऐसे एक छोटा सवाल पूछता, अगर कोई मंदिर में पूजा करने जाए, कोई नमाज पढ़ने जाए, उसको भगा थोड़ी सकते हैं वहाँ से? ये जगह इबादत के लिए बनी है, इबादत कोई भी कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले सेक्टर 12 के रिहायशी अक्षय यादव ने इस मामले में पहल करते हुए गुज़िश्ता जुमा को अपनी दुकानों में नमाज पढ़ने के लिए जगह फराहम की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि अगर जगह कम है तो अपने घर की पार्किंग में भी नमाज पढ़ने के लिए ऐसे इंतजामात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि हमें सिखाया गया है कि इंसानियत की खिदमत गोया खुदा की खिदमत होती है और हम खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। क्या हो रहा है कि नमाज की क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने बोला भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है कि हमको थोड़ी सी पढ़ने नहीं दे रहे या जो भी अलाउड नहीं कर रहे हो। तो मैंने उनको पूछा कि भैया आपको कितने लोग होते हैं आप लोग? बोला हम 10, 12, 15 लोग होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप लोगों को नमाज पढ़नी है तो मेरा घर, आप मेरे घर पे आके, मेरी एक प्रेमिसेस है खाली पड़ी हुई एक मेरी जगह, मैंने कहा आप लोग यहाँ आके पढ़ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तरफ हिंदू संघर्ष समिति ने जिला इंतजामिया को किसी भी हालत में खुले में नमाज की इजाजत न देने का मुतालबा किया है, वहीं दूसरी तरफ पहले अक्षय यादव और अब श्री गुरु संघ सभा गुरुग्राम ने भाईचारे की मिसाल कायम की है और नफरत की सियासत करने वाले को आईना दिखाने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुरुग्राम से धर्मवीर की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। जिस्म से जिस्म के राब्ते की तशरीह को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस्म से जिस्म का राब्ता भले ही न हो, ये काबिल मजम्मत। पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को जिनसी इस्तेसाल से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमीन को कसूरवार करार दिया, 3 साल की सजा सुनाई गई है। काफी अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है। जिस्म से जिस्म के राब्ते की तशरीह को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जिस्म से जिस्म के राब्ते भले ही ना हो,
ये काबिल मजम्मत पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को जिनसी इस्तेसाल से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजमीन को कसूरवार करार दिया है। 3 साल की सजा सुनाई गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।